गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट आज की क्लास। और आई थिंक क्लास तो हमारी ये आज आखिरी होगी। नहीं, क्लास आखिरी होगी। डाउट्स वगैरह आपके रहेंगे, वो बात अलग है। हाँ जी। और आज हम बच्चों सुबह ही सुबह आए हैं, इतनी सुबह भी नहीं आए जितनी सुबह आते थे। और आज हम रिवीजन करने के लिए आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करने के लिए आए हैं। इसका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है। कोशिश करूंगा बच्चों लगभग लगभग इसे 2 घंटे से पहले ही मैं क्या कर दूं, पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रैप अप कर दूं। ठीक है ना। वही टॉपिक्स करेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो टॉपिक्स करें। और इसको करने के बाद मतलब अभी यहाँ से अगर आप करके जाएंगे तो आप चाहे तो इसको एक बार फिर वापस से एग्जाम से पहले कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। अगर डिटेल में कवरेज चाहिए पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो उसके लिए वन शॉट है। इसके लिए आप वही इसको तभी प्रेफर कीजिएगा जब आपको एक बार आप पढ़ चुके हो और आपको लिमिटेड टॉपिक्स क्या करने हो, कवर करने हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और शुरू करेंगे किससे? फर्स्ट वाले चैप्टर से शुरू करेंगे जो हमने सबसे हमारे यहाँ पे नोट्स में सबसे पहले है। ठीक है ना। और वो है बच्चों एक सिंपल सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा आपने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खाली एक टॉपिक कराऊंगा बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर भी उस टॉपिक को कराने से पहले एक बार ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि जी ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल स्टॉक होता है किसका? स्किल्स का, एबिलिटीज का, कैपेसिटी का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टीज का, कैलिबर का, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उन सब का जो स्टॉक होता है, स्टॉक स्टॉक है ना, जो आपके माइंड में है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल। उसमें एड ऑन होना, उसमें एड ऑन होना, वो क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है बच्चों। क्या होती है? प्रोसेस, जहां पे हम जो अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, स्किल्स को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के जो सोर्स है, सोर्स माने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है, वो हमें क्या करना है बच्चों? रिवाइज करना है। और बस इस पूरे चैप्टर में यही टॉपिक मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब बच्चों 5 सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं? 5। किसके? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। कौन कौन? पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। छोड़ के जाना ही नहीं है। कोई भी 5 हेडिंग में से आपको एक पूछ ले, 2 पूछ ले, किसी भी फॉर्म में पूछ ले, डायरेक्ट तो मुझे लगता नहीं है पूछेगा, केस स्टडी की फॉर्म में पूछना चाहिए। ठीक है ना। कोई भी 5 हेडिंग में से एक या 2। चलो जी, हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे तो इससे जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो क्या होगी? फॉर्म होगी। ठीक है ना। ये जस्ट एक खर्चा नहीं है, एजुकेशन के ऊपर हम खर्च करते हैं तो ये जस्ट एक खर्चा नहीं है, ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इससे आपकी जो नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, आपकी एबिलिटीज है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सब क्या होती है? इंप्रूव होती है। क्या होती है? इंप्रूव होती है। इसके अंदर हमें जनरल जनरल बातें लिखनी है। वो कह रहा है कि हम किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास स्किल्स क्या है, हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारी एजुकेशन कैसी है। और आमतौर पर एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो ज्यादा क्या करता है? वो ज्यादा कमाता है। किसके कंपैरिजन में? जो इंसान की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज्यादा वो एम्फेसाइज करते हैं कि देश के अंदर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए।
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम पूरे देश का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, जब एक इंसान एजुकेशन पे खर्च करता है तो वो बिल्कुल उसके जैसा होता है कि जैसे एक कंपनी किसके ऊपर खर्च करती है, एक कंपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च करती है, माने मशीनरी लेके आती है, तो हम भी अपनी मशीनरी पे ही क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं अगर एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। एजुकेशन एक इंसान को लायक बनाती है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर सके, बेहतर चॉइसेस कर सके। इससे उसे नॉलेज तो मिलती है और वो साथ में उसको ये भी पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है ना, उनको समझने में एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है और इससे इनोवेशन होते हैं। क्या होते हैं, इनोवेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर हम हेल्थ पे खर्चा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, तो बच्चों उससे भी क्या होती है, हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फॉर्म होती है। बात चल रही है बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि वो कैसे फॉर्म होगी, है ना। तो एक हेल्दी माइंड किसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप आपकी हेल्थ के ऊपर खर्च करोगे तो इससे आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपका जो फोकस है वो रहेगा। वरना अगर आपको कई सारी डिजीज है ना, तो आप क्या ही नहीं कर पाओगे, फोकस ही नहीं कर पाओगे, चीजों जो चीज है, जो अलग अलग एक्टिविटीज है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना जरूरी है। ठीक है, चलो। तो वो कह रहे हैं कि जो हेल्थ के ऊपर हम खर्चा करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक क्या है, सोर्स है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो वो हमारी जो मैन पावर होती है, देश के अंदर जो लोग होते हैं, उसकी क्वालिटी को क्या करती है, डिग्रेड करती है। क्या करती है, डिग्रेड करती है। एक जो बीमार बंदा है जिसके पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो वो मतलब उसको ऐसा, उसके पीछे एक फोर्स रहता है कि वो कहाँ पे ना जाए, अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए ना जाए। या अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो जो बच्चा हेल्दी नहीं है, ठीक है ना, तो वो आ ही नहीं सकता, वो क्या करने की कोशिश करेगा, छुट्टी लगाने की कोशिश करेगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, लॉस होता है। मैन पावर अवेलेबल होने के बाद, क्वांटिटी अवेलेबल होने के बावजूद भी हम क्वालिटी का फायदा नहीं ले पाते। ठीक है ना, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर खर्चा करना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि हम प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को मेंटेन कर सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके लोगों की। कई तरीके से हम हेल्थ पे खर्चा करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन पहले से ही, है ना, पहले से कराते हैं, प्रोएक्टिवली कराते हैं, रिएक्टिवली नहीं, प्रोएक्टिवली पहले से ही, है ना, तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। क्यूरेटिव मेडिसिन जो रिएक्टिव होती है, जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराते हैं। सोशल मेडिसिन, यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है कि खर्चा करना है किसके ऊपर, जो हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को साफ पीने का पानी मिल जाए, तो वो भी एक हेल्थ पे ही खर्चा माना जाएगा। बिकॉज अगर एक सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, वाटर, अगर वही अगर लोगों को सही से नहीं मिलेगा तो बाकी हेल्थ तो क्या ही सही रहेगी। ठीक है ना, गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई पे खर्च करना, तो ये सब क्या है, हेल्थ के ऊपर खर्चा करना है। नेक्स्ट है बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर आप किसके ऊपर खर्चा करते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग, ये सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है और कम रिसोर्सेज में ज्यादा क्या करने का, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। ऑन द स्पॉट बंदा काम भी परफॉर्म कर रहा होता है, एट द सेम टाइम सुपरवाइजर की गाइडेंस में वो सीख भी रहा होता है। ठीक है ना, ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग नहीं, लर्निंग वाइल डूइंग। ठीक है ना, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्किल्स को इंप्रूव करती है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है वर्कर्स की, और इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जैसे कि मैं बोल ही चुका हूँ, लर्निंग वाइल डूइंग होता है। इस तरह की ट्रेनिंग के फायदे ये है कि ये बहुत जल्दी से आपको मतलब आप क्या कर सकते हो, इसे प्रोवाइड करा सकते हो सामने वाले बंदे को, और एक्स्ट्रा आपको कोई पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसी में ही बंदे को क्या करना है, फिट करना है, और वो प्रोडक्शन भी, प्रोडक्टिविटी भी जनरेट करके देगा, साथ में सीखता भी रहेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसके गाइडेंस में होती है, किसके सुपरविजन में होती है, एक सुपरवाइजर के, एक बंदा होता है जो सिखाएगा, है ना, अपनी देखरेख में। और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, जो हम खर्चा करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, किसकी फॉर्म में, किसकी स्किल्स को इंप्रूव करने की फॉर्म में, उससे जो हमें बच्चों बेनिफिट मिलता है वो कहीं ज्यादा होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। इंसान क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन द होप ऑफ बेटर सैलरी, बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड,
तो जब इंसान एक माहौल को छोड़ करके दूसरे माहौल में जाता है, नई जगह जाता है, तो वहां पे 4 चीजें सीखता है, लोगों से मिलता है, एक्सप्लोर करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्या उसे उससे कन्फ्रंट होता है, एनकाउंटर करता है, तो चीजें सीखता है इंसान। तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी एक किसका सोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर। जैसे जर्नलिस्ट होते, जर्नलिस्ट ये पूरे देश भर में जाते हैं, है ना, जो देश भर में जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो इन्हें बहुत सारे फील्ड की क्या रहती है, नॉलेज रहती है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या करते हैं, खर्चा करते हैं ना, अभी आज यहाँ है तो कल वहां है, तो दैट्स वाई, है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल आप सपोर्टिव एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब को सर्च करने में, ताकि उन्हें बेटर सैलरी मिल जाए। जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं रूरल एरिया के, वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं जॉब की सर्च में। जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, वो इवन कंट्रीज को भी छोड़ देते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये सही है या गलत है, वो अलग मुद्दा है फिलहाल। माइग्रेशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे, और आपको हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगती है जिस सोसाइटी में आप जा रहे हो उस उधर का लेवल मैच करने के लिए जो खर्चा लगता है। दो तरीके के माइग्रेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एक मार्क के लिए आपको, कि जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन में कौन सी कॉस्ट आती है। तो दो तरह की कॉस्ट आती है बच्चों, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जो आप खर्चा करते हो माइग्रेशन के ऊपर, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, क्योंकि क्या होता है, जो एनहांस अर्निंग होती है माइग्रेटेड पीपल पे, वो सॉरी माइग्रेटेड प्लेस पे वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, जो माइग्रेशन करने में कॉस्ट आई है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इसको थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि इसका कनेक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या टेस्ट में दिया था या कहाँ पे, कहीं पे तो एक क्वेश्चन कराया था ना, कि इसका कनेक्शन, इंफॉर्मेशन का कनेक्शन एजुकेशन से और हेल्थ से था। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, पता नहीं तुम्हें कराया था, कब कराया था, छोड़ो जाने दो। वैसे तुम्हें कराया था अभी 2-4 दिन पहले, कि इंफॉर्मेशन का कनेक्शन किससे बनाया था, एजुकेशन से और हेल्थ से। किसी एक को भी याद नहीं आ रहा है? चलो, हम अगर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने पे क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो भी किसका सोर्स है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। खाली जानकारी जुटाने में जो पैसा खर्च किया जाता है, तो उससे भी क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। क्योंकि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हो, और वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज आपके पास अगर 4 बातें आपको पता है, तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा चीजें पता चलेगी जब आप वो स्किल्स, वो नॉलेज क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। अभी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के लिए भी हो सकती है, हेल्थ के लिए भी हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भी हो सकती है, माइग्रेशन के लिए भी हो सकती है, समझा क्या। ये हेडिंग का कनेक्शन किसी भी 4 से हो सकता है ना। एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ तो केस स्टडी दे, और फिर उसे कनेक्ट कर दे किससे, एजुकेशन से, हेल्थ से, है ना, उन दोनों से करना चाहिए अच्छा कनेक्शन, तो अच्छा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक्सपेंडिचर जो खर्चा एक्सपेंडिचर करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेबर मार्केट के बारे में या अदर मार्केट के बारे में, इनफैक्ट एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, ठीक है ना, तो इनसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। और यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए खर्चा करते हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे जो हम खर्चा करते हैं, कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं कि जहाँ पे हम अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना, जहाँ पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका स्टैंडर्ड क्या है ना, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, वो सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, क्या लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ये इनपुट का काम करती है, किसका काम करती है, इनपुट का काम करती है, ठीक है ना। और फाइनली इससे ये सारे जब हम खर्चा करते हैं, तो एक बेहतर इंसान बन के आते हैं, और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। नो डाउट कि ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्म होती ही है, क्योंकि ये टॉपिक ही क्या था, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इस चैप्टर में एकमात्र ये टॉपिक जो आपको अच्छे से करना है ना, मैंने भी थोड़ा डिटेल में कराया। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे, सीक्वेंस में चलेंगे जैसे ये नोट्स लगे हुए हैं हमारे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये चैप्टर का नाम, इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो जी, इसमें मेजरली क्या है बच्चों,
मेजरली इसमें रिफॉर्म्स है, क्या है, रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स कौन से, नाम तो सुना होगा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें आओ आप, लिबरलाइजेशन के हमने 5 पढ़े थे अंदर। हाँ जी, ये लिबरलाइजेशन है। हाँ जी, लिबरलाइजेशन। और पहले तो ये बता दो लिबरलाइजेशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ unnecessary boundaries or restrictions which were imposed on the private sector by the government। जो किसने लगाई थी, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फालतू में लगाई थी जो रेस्ट्रिक्शंस, उनको क्या करना, रिमूव करना, वो क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है। इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी, है ना, चीजें जल्दी हो जाएगी, है ना, उनमें डिले नहीं होगा, रेड टेप नहीं होगा, रेड टेपिज्म, ठीक है। और इससे क्या होगा बच्चों, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो ज्यादा मतलब कंट्रोल लग रहे थे वो कंट्रोल नहीं होंगे और उनके ऊपर हम ज्यादा विश्वास जता सकेंगे। किसके थ्रू, लिबरलाइजेशन के थ्रू। 1991 में यही किया था, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बच्चों, ये लिबरलाइजेशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 5 रिफॉर्म्स किए। कौन कौन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स। ये टॉपिक में से आप मैचिंग, एमसीक्यू और इनफैक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे यहाँ से, बिकॉज बहुत अच्छी कैटेगरी है कि ये वाला रिफॉर्म किससे रिलेट करता है, ये वाला रिफॉर्म किससे रिलेट करता है। और इसको बोलते हैं बच्चों हम फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, बोलो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, अरे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ठीक है ना। दूसरा ट्रेड बोले तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, F फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, I फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड T फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, या जिसको फिस्कल रिफॉर्म्स भी आप बोल सकते हो। सही है दोनों। अच्छा जी, अब बच्चों जब मैंने आपको मेन बैच में कराया था तो कैसे कराया था, ये तो ऐसे याद कर रहा था, फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, 5 हेडिंग हो गई, 5 रिफॉर्म्स है। अब इनके अंदर कितने कितने पॉइंटर्स है, 2 4 4 5 3, 2 4 4 5 3। चलो जी, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। बहुत सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट आप यहाँ से पढ़ लेना, मैं जस्ट आपके माइंड में सेट करा रहा हूँ कि वो चीजें आपको याद रह जाए। 2 4 4 5 3, फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, 2 4 4 5 3। दो कौन, पहला क्या है, वो कह रहे कि रुपी को क्या किया, डिवैल्यू किया, और दूसरा उसे फ्रीली छोड़ दिया मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। किसको, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। पहले फॉरेन करेंसी को मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, जो हमारी करेंसी थी, हमारी करेंसी को क्या किया, डिवैल्यू किया, है ना, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। क्या बढ़ सके, अब डिवैल्यूएशन क्या होता है वो मैंने पूछा भी था क्या होता है, लेकिन ये मुद्दा किसका है, हाँ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस चैप्टर का मुद्दा है। डिवैल्यूएशन होता है जब कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, गवर्नमेंट इंटेंशनली कर देती है, वो होता है डिवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो एक तो डिवैल्यूएशन किया, दूसरा फ्रीली छोड़ दिया, माने फ्लेक्सिबल के ऊपर छोड़ दिया भाई, है ना। पहले डिवैल्यू किया, फिर कह रहा कि एक बार हमने गलती करी, मतलब गलती इन द सेंस एक बार अपनी मनमानी करी हमने, अब छोड़ दो यार इसे, अब ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, 2 4 यानी कि 4 पॉइंट है इसके अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में। एक तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटाई, किस पे से, इंपोर्ट पे से और एक्सपोर्ट पे से। एक बात, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल क्या कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी आज के दिन पे भी नहीं लगती है, लगती है तो वो वापस कर देते हैं, बिकॉज हमें अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई हायर रेट से। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके और होम ट्रेडर को प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। यस और नो। अच्छा, वंस अगेन बच्चों, इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी वो तो हटाई गई। दूसरा बोलो, हाँ, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी हायर रेट से लगाई गई। 4 पॉइंट थे, एक पॉइंट हो रहा है इसमें। इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया, एबोलिश कर दिया।
कुछ जो हजार्डस इंडस्ट्रीज है उनको छोड़ करके, जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है उनके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, बाकी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। वंस अगेन 2-4 बताओ, 2-4 2-4 2-4। डिवैल्यूएशन, हाँ जी बोलो, डिवैल्यूएशन के बाद डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, 2-4। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे हटा दी। ठीक, दूसरा एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी। तीसरा इंपोर्ट ड्यूटी हायर रेट से लगाई, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। 2-4-4 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स आते हैं, एनबीएफसी आती है, स्टॉक मार्केट आती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आती है, इन सबका कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर होता है। ठीक है ना। अच्छा 2-4-4 4 पॉइंट है। पहला, आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया, ठीक है ना। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उन्हें क्या किया, उन्हें अलाउ किया, क्या किया, अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और वो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन, कोई भी आ सकते हैं। 2-4 है इसमें, 2 हम कर चुके हैं। तीसरा, जो हाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी बैंकिंग सेक्टर में, उस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया बच्चों, 74% तक कर दिया गया। और लास्ट जो बैंक्स है, बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि वो अपनी ब्रांचेस क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई, बट आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड कंडीशंस। ठीक है ना। कुछ कंडीशंस थी, जो मतलब एक चेकलिस्ट थी, उसको फॉलो कर लो, बाकी आरबीआई से मत पूछो। वो चेकलिस्ट को फॉलो करते हो तो आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे को हमने क्या दे दी, फ्रीडम दे दी, है ना। बात समझ में आई। 4 पॉइंट जल्दी से बोलो। रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, दूसरा प्राइवेट को अलाउ किया, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। तीसरा, हाँ जी 74% तक कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में। चौथा, आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसको, बैंक को, कमर्शियल बैंक को, उनको फ्रीडम दे दी। ठीक है ना। 2-4-4-5 पॉइंट किसके है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के है। वो कह रहे, पहला कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वहां पे क्या किया हमने, बोलो, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, वो क्या कर दी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हमने क्या कर दी बच्चों, खत्म कर दी। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, ऊपर भी तो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, वो इंपोर्ट करने के लिए थी, ये इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो हटा दी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, है ना, जो सेंसिटिव थी। अच्छा 17 जो इंडस्ट्रीज रिजर्व करके रखी थी अपने पास, वो आईपीआर में, आईपीआर 1956 में शेड्यूल ए में जो 17 क्या करके रखी थी, रिजर्व करके रखी थी, वो 17 से घटा करके कितनी कर दी, 3। अपने पास 3 रखी, बाकी 14 को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। ठीक है ना, उनको जो प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हैं उन्हें दे दिया। ठीक है ना। वो 3 कौन कौन थी, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे। जो एसएसआई के लिए रिजर्व करके रखे थे उन्हें डी रिजर्व किया, डी रिजर्व किया, डी रिजर्व। ठीक है ना, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, जो आपको क्या लेने की जरूरत थी बच्चों, अप्रूवल लेने की जरूरत थी, क्या करने के लिए, नई इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, मर्जर के लिए, अमेलगमेशन के लिए, वो क्या कर दी, वो रिक्वायरमेंट हटा दी। एंड द लास्ट वन इज, अभी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप क्या करते हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आते हो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट। पहला बोलो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कुछ को छोड़ करके, सेंसिटिव को छोड़ करके, जैसे डिफेंस हो गया वगैरह वगैरह, जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, उनको छोड़ करके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट खत्म। एक बात। दूसरी, 17 से 3, 3 कौन कौन, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे। तीसरी, एसएसआई के लिए डी रिजर्व कर दिए, जो रिजर्व करके रखे थे वो डी रिजर्व किए, अभी एमएनसी को अलाउड किया बिकॉज इकोनॉमी को ग्रो करना था। 3 पॉइंट। चौथा, हाँ जी, जो आपको मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है, एक्सपेंशन करना है, उसके लिए अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, परमिशन की जरूरत आपको नहीं है। 4 पॉइंट। 5वां, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आते हो टेक्नोलॉजी के इंपोर्टेशन के लिए, तो उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2-4-4-5-3, 2-4-4-5 कर चुके हैं। 3 यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर 3 है। टैक्स, टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और बस दोनों के लिए, एक डायरेक्ट के लिए पॉइंट है, एक इनडायरेक्ट के लिए, और एक दोनों के लिए, वो कंप्लायंस वाला पॉइंट है। अच्छा वो कह रहे हैं कि 1991 से क्या की है,
जो डायरेक्ट टैक्स के जो रेट थे वो क्या किए, काफी कम किए हैं, बहुत ज्यादा क्या किए, कम किए। जो पहले बहुत हाई रेट से टैक्स लगता था, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन रेट्स को क्या किया गया है, कम किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज लेके आया किसमें, जी मतलब आईडीटी में लेके आया, जीएसटी लेके आया। क्या लेके आया, जीएसटी। जीएसटी कब लेके आया, 1 जुलाई 2017 में। बात समझ में आ रही है, 16 में 17 में, 16 में एक्ट बना था और 17 में उसे इम्प्लीमेंट किया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और लास्ट क्या किया, डीटी के और आईडीटी के जो कंप्लायंसेस थे उनको इजी किया, इजी प्रोसीजर किए। 2 4 4 5 3, एक टॉपिक तो बच्चों ये हो गया इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन ये इतना ज्यादा वो नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पे आओ, पॉलिसीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, इंडियन इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है। तो बच्चों पहला जो लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी कर दी, 51% तक कर दी फॉरेन इक्विटी की। ठीक है ना, मतलब पहले नहीं थी ये 51% तक की रिक्वायरमेंट फॉरेन इक्विटी की, अब ये 51% तक कर दी। रुपी को क्या किया, डिवैल्यू किया 1991 में, कितने परसेंट तक, 20% तक। ये वही वाला पॉइंट है जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, इसमें फॉरेन में, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। वहां पे बस वो बताया 20% तक क्या किया, डिवैल्यू किया। पैरा को रिप्लेस करके फैमा लेके आया, और एक नई 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो 1992 से 1997 तक चली, वो अनाउंस की गवर्नमेंट ने, ताकि क्या कर सके हम, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सके और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबली लाने के लिए, उसे ग्लोबल कंपटीशन में इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी के रेट को मॉडिफाई किया, जो 25% से करके घटा घटा करके कितना तक लेके आए, 10% तक लेकर के आए। तो 5 पॉइंट ये है बच्चों। फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 51% तक करी। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में कितना करी, बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन को अलाउ किया अलग वाला पॉइंट है। 74% तक इन्वेस्टमेंट, वो अलग वाला पॉइंट है। बाकी सब नॉर्मली 51% तक की लिमिट्स कर दी अलाउ। ठीक है ना, डिवैल्यू किया 20% तक, फेरा को रिप्लेस करके फैमा लेके आया, फैमा को रिप्लेस करके फेरा लेके आया, फेरा को रिप्लेस करके फेरा को रिप्लेस करके फैमा लेके आया। ठीक है ना, हाँ जी। अभी कौन चल रहा है, फैमा। अच्छा, एक नई 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लेकर के आए जो 1992 से 1997 तक चली, और फिर क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किए कस्टम ड्यूटी के रेट को, जो 25% से घटा घटा करके 10% तक लेकर के आए। ठीक है ना। एक ये देखो नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या टेस्ट में पूछा था, क्या ग्लोबलाइजेशन के खाली पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बेनिफिट जो मिला है ग्लोबलाइजेशन का, वो खाली डेवलप्ड कंट्री को मिला है, डेवलपिंग को नहीं मिला है। अमीरों को क्या हुआ है, फायदा हुआ है, गरीबों की कॉस्ट पे। ज्यादा रोल किसका ही है, एमएनसी का ही है। और यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके रिसोर्सेज का क्या हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक है। एक आउटसोर्सिंग पे आ जाओ। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसे बीपीओ बोलो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या खाली क्या बोलो, आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, जो जिस काम में हम माहिर नहीं है, एक्सपर्टीज जिसमें हमें नहीं है। ठीक है ना, तो आई एम आउट नहीं बोलेंगे, किसी और को दे देंगे। ठीक है ना, आई एम मतलब काम तो करना पड़ेगा ना, आई एम आउट नहीं बोलेंगे, किसी और को दे देंगे। ठीक है ना, तो वही लिखा है आउटसोर्सिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कुछ अपनी एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी नहीं है हमारी। ठीक है ना, हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए लगेगी लेकिन वो मेन नहीं है ना, हमारी एक्सपर्टीज जिसमें वो तो हम ही करेंगे, लेकिन कुछ उन एक्सपर्टीज एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज लगेगी, वो हम नहीं परफॉर्म करना चाहते, वो किसी थर्ड पार्टी को हम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं जो पहले हम ही परफॉर्म कर रहे थे। इसी को बोलते हैं क्या, आउटसोर्सिंग। काफी सारी कंपनीज आजकल तो बेटा धंधा ही आउटसोर्सिंग का ही है। सारा जितना भी बिजनेस चलता है वो सब आउटसोर्सिंग से चलता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सारी एक्टिविटीज खुद ही अपने यहाँ पे परफॉर्म करता हो। आजकल जो जमाना है वो असेट लाइट मॉडल का जमाना है। किसका जमाना है, असेट लाइट मॉडल का। मतलब हम असेट नहीं रखते हैं, है ना, हम मतलब एक नेटवर्किंग है प्रॉपर, हम एक काम करते हैं, फिर वो उसी प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए दूसरी कंपनी है, उसका एक छोटी सी एक्टिविटी है, बस उसका वही काम है। तो ये ऐसे पूरे हर एक नेटवर्क में वो प्रोडक्ट घूम के जाता है, फिर फिनिश होके आता है। ठीक है ना, तो आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग भारत के लिए काफी फायदेमंद है, बिकॉज भारत में एक तो लेबर सस्ती मिल जाती है, और एक्सपर्ट जो स्किल्ड है लेबर, स्किल्ड लेबर मिल जाती है सस्ते में। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए, तो यूरोपियन कंट्रीज हो गई या बाकी आपकी जो दूसरी खासकर किसके लिए,
यूरोपियन से अलग निकालो तो खाली अगर किसकी बात करें, अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो उनके लिए तो भारत काफी अच्छा डेस्टिनेशन है किसका, आउटसोर्सिंग का। ये हमारे यहाँ से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन, आईटी सबसे ज्यादा, कॉल सेंटर, इस तरह की सर्विसेज क्या करते हैं, ये अवेल करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई बच्चों। और एक टॉपिक ये और देखो, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम लोगो देख रहे हो, ये लोगो, ये लोगो देख रहे हो आप? हाँ जी। और यही मैं लगे हाथ क्योंकि टॉपिक आया है, तो बस ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन आपको डब्ल्यूटीओ का, तो अभी आपको बता ही देता हूँ मैं। देखिएगा बच्चों, पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा, आप क्या समझते हो इससे, कैसे क्या लिखोगे? अभी जिन बच्चों को पता है वो मत बोलना। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो भला हो क्वेश्चन का कि लिख दिया इसने ऊपर इंटरप्रेट द पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वरना आधे बच्चे बोलेंगे पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है। मतलब ये उसका सिंबल है ना डब्ल्यूटीओ का, ये लोगो है उसका, तो वैसा। त्यागी जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये तो कहानी हो गई, ये कहानी नहीं लिखनी, पिक्चर को देख करके बताओ बस। कैसे फॉलो करनी है। हाँ जी, जैन साहब। पहले डब्ल्यूटीओ आएगा, फिर आगे बोलो। और कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं। मतलब कहाँ पे आना है, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, कहाँ पे? महिला संगीत में किसी? खुशी। वेरी गुड। तो ऐसा अलाउ कर देगा, जो दूसरे एंड में तुमने बोला डब्ल्यूटीओ अलाउ कर देगा? हाँ। चलो, और अभी, अभी ये ओपन कर देते हैं क्वेश्चन किसके लिए, ईशान के लिए। ईशान ने फोटो खींचा था ना, बस फोटो ही खींचा था, नहीं समझा नहीं सकता। अच्छा, तो मैं वो तो बता ही चुके, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे आएंगी। जानवी। हम्म। देखो, है क्या बच्चों, बात ऐसी है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली हम तो है नहीं है, और भी मेंबर कंट्रीज है। आप ज्यादा से ज्यादा बस इतना लिख सकते हो कि उसके अंदर कितनी कंट्रीज है। ठीक है ना। अभी क्या है कि जो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो और भी कंट्रीज है, तो डब्ल्यूटीओ तो सबके इंटरेस्ट को क्या करके चलेगा, साथ में लेके चलेगा ना, सबके इंटरेस्ट को, खाली हमारे इंटरेस्ट को कोई ना लेके चलेगा वो। अच्छा, माय वे, तो ऊपर ये डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में बताना है आपको, तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि माय वे, हमारा तरीका ये है कि हम डब्ल्यूटीओ को पहले रखेंगे। डब्ल्यूटीओ का मतलब सबको, सबको साथ में लेके चलेंगे हम, है ना, किसी इंडिविजुअल का। इससे आप ना एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छे से एक प्रिंसिपल फेयोल का, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है,
ऐसे लिख भी देना चलेगा कि यहाँ पे ऐसे कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया तो अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, डब्ल्यूटीओ सबके इंटरेस्ट की बात करेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ कौन से प्रिंसिपल को, फ्यूल के किस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है? बोलो किसको अप्लाई कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बात समझ में आती है? तो वो चीज है। अच्छा, अगर इंडिया बोलेगा तो इंडिया क्या बोलेगा भाई? हम पहले और तुम बाद में। भाई तुम हमारे, जो हमारे फेवर में पहले वो करो, बाकी सब ऐसा। लेकिन किसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा? डब्ल्यूटीओ को। तो इसमें ये लिखना है, बहुत ज्यादा कहानी लिखनी है सारी, बस ये देखो ध्यान से ये क्या है। ठीक है, चलो जी एक बार देख लेते हैं हल्का सा। डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ? 1995 में। और एक इसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन था बच्चों, जीएटीटी का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में जीएटीटी बनाया गया था। और उसमें उस टाइम पे कितनी कंट्रीज थी? 23 कंट्रीज थी। लेकिन आज के दिन पे अगर हम बात करें तो इसमें कितनी कंट्रीज है बच्चों? 164 मेंबर कंट्रीज है। किसमें? डब्ल्यूटीओ में। डब्ल्यूटीओ क्या करता है? सबके इंटरेस्ट को लेके चलता है। जो आपस में जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जो ट्रेडिंग नेशंस है, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करके चलता है। इसके मसले में जो भी बिजनेस डील होती है, ये मैंने इसका क्रक्स बताया। थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका टेक्स्ट पढ़ लेना, मेन मेन बातें मैंने इसके बारे में आपको बता दी। ठीक है जी, चलो एक ही लास्ट टॉपिक बस। ये मैंने किस में भी पूछा था आपको? टेस्ट में भी पूछा था, डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और मैंने आपको ये पूछा था कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। क्या सोशल जस्टिस हुआ है और वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ है इनसे? है ना? तो नहीं हुआ है बच्चों। कैसे, क्यों नहीं हुआ है? पहला, सोशल जस्टिस और वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं बताना डिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, आप फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें, नहीं, ये करने का है। कल्चर इरोजन हुआ है, इससे क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन किया आपने, करवा लो ग्लोबलाइजेशन, हमारी संस्कृति खत्म हो गई और वेस्टर्न कल्चर क्या हो गया यहाँ पे? प्रिवेल करने लगा। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उसे क्या करने के लिए? अडॉप्ट करने के लिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन करने से क्या हुआ है? हमारा कल्चर क्या हुआ है? बर्बाद हुआ है। ठीक है ना? नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। किसको बढ़ावा मिला है? कंज्यूमरिज्म को। है ना? स्पेंडिंग वाला जो कल्चर है वो लाया गया है कि भाई खर्च करो, खर्च करो, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो। ठीक है ना? अब ये दिखाया जाता है कि ठीक है, इतना तक तो सही था कि लोग शादी करते हैं, शादी के पहले वो 2-4 फंक्शन करते हैं शुरुआत में। ठीक है ना? अब वो उसका लॉजिक नहीं पता कि वो है क्या, बस वो ठीक है। लेकिन आप एक काम करो, 6 महीने पहले और थोड़ा करो, 6 महीने पहले फिर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करो। चलो ठीक है, तुम्हारे पास तो है, तुम तो 2-4 घंटे में इधर उधर कर दोगे, है ना? बाकी जनता क्या करेगी? है ना? वो तो बेचारे वैसे ही एक शादी के फंक्शन में 4-5 साल की कमाई अपनी एक बार ही लगाते हैं। है ना? तुम्हारे तो वो मिनट 2 मिनट की बात है, वो उतना भी नहीं है तुम्हारे लिए तो। लेकिन कल्चर तो देखो तुम, कल्चर क्या आ रहा है। ये मैं जस्ट सपोर्टिव एग्जांपल दे रहा हूँ। कंज्यूमरिज्म, भाई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? ऐसी तो बनेगी ना कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तो वो चीज है कंज्यूमरिज्म। जिन चीजों की जरूरत थी भी नहीं उनको भी प्रमोट किया गया। अनबैलेंस ग्रोथ हुई है। खाली किसकी तो बात की तुमने? सेकेंडरी की तो बात की, सेकेंडरी सेक्टर की। एग्रीकल्चर तो कहीं था नहीं, उनमें तो कोई ग्रोथ हुई नहीं। सर्विस में भी इतनी ज्यादा आपने बात नहीं की, तो अनबैलेंस ग्रोथ हुई। ठीक है ना? नेक्स्ट है होम ट्रेडर का क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो बताओ कहाँ वेलफेयर हुआ? कौन से वेलफेयर की बात कर रहे हो तुम? कौन से वेलफेयर की बात कर रहे हो तुम कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से वेलफेयर हुए? होम ट्रेडर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उनके लिए अब फॉरेन कंपटीशन तैयार हो गया, उन्हें अब केवल अपने वालों से ही नहीं फेस करना है। ठीक है ना? जो बैटलफील्ड है उसमें उन्हें जो फिरंगी है, फिरंगियों को भी क्या करना है? फेस करना है। ये हम बता ही चुके हैं। एग्रीकल्चर को तो क्या किया साफ तौर पे तुमने? नेग्लेक्ट किया है, उसकी तो बात की नहीं है। जबकि हमारी कंट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है। यस और नो? और इससे क्या हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट फैला है। क्या फैला है? अनएम्प्लॉयमेंट फैला। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आई है। क्या आई है? अब उससे मत रिलेट कर लेना इसे, किससे? जो मैंने वो मॉडर्नाइजेशन वाला बताया था, वो क्वेश्चन फिर वापस से डिस्कस करूंगा वहीं पे। ये 40 साल बाद की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात?
वो 1950 और 51 का क्वेश्चन था। मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्राडिक्शन करता है क्या है इससे, एम्प्लॉयमेंट से, यस और नो। अच्छा, ये उसके 40 साल की बाद की बात है, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों इसमें मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल में एक टॉपिक कराया, इसमें एक तो फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस कराया, दूसरा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज, है ना, उसी में ही ये सारे टॉपिक को एक मानता हूं मैं, नेगेटिव इम्पैक्ट और साथ में आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये तीन छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से टॉपिक कराए, और फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद ये एक WTO भी उसमें आ गया, WTO भी वहीं पे कवर कर लो, छोटे छोटे 4 पॉइंटर है, और एक ये इसके इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स को हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोगों किसमें, रूरल डेवलपमेंट में। किसमें आ जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में सीधा आप आओ सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में, और वो भी किसमें, ये आओ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। किसमें आओ, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पहला आ जाने दो तब तक। चलो मेरे को नाम बताओ कौन कौन होते हैं, पहले ये बताओ इंस्टीट्यूशनल क्या होता है। हाँ, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहां से हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है और क्रेडिट अवेल हो जाता है ना। उसके सोर्सेज है अलग अलग, वो सोर्सेज कौन कौन है। पहला है यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट। क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको हमें किसके चंगुल से निकालना था, जो पीजेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनके चंगुल से हमें उन्हें निकालना था। और यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या किया गया, लोग क्या करते हैं, लोग पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा, पहले लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर आपस में ही वो क्या कर लेते हैं, सस्ते रेट पे एक दूसरे को दे देती हैं। समझे, ये तो है कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव मतलब साथ में आकर के, है ना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना। दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये क्या करते हैं, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थे ये क्या करते थे, ये लोन देते थे बच्चों, क्रेडिट देते थे किसके बदले में, क्या गिरवी रखवा करके, लैंड को गिरवी रखवा करके। और जो लोन ये देते थे, ध्यान से सुनना, ये लैंड के परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए था, या क्या करने के लिए, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज करने के लिए, या पुराने लोन को चुकाने के लिए। MCQ, ठीक है ना, कि लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन किस लिए देते थे, या तो परमानेंट डेवलपमेंट के लिए लैंड के, दूसरा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, और तीसरा ओल्ड डेट को रीपे करने के लिए। कमर्शियल बैंक क्रेडिट ये बहुत सिंपल है, जो कमर्शियल बैंक से हमें लोन मिलता है वो कमर्शियल बैंक क्रेडिट है। 1969 में क्या हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो, उसके बाद जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपने जो पैर है वो कहाँ पे पसारने चालू किए, माने रूरल एरियाज में, मतलब उनकी जो पहुंच है वो कहाँ पे भी होने लगी, रूरल एरियाज में भी होने लगी 1969 के बाद। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप के बैंक्स, जिन जो दूर दराज के जो इलाकों में, जहाँ पे कोई एक पैसे की बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे क्या एस्टैब्लिश किए गए, रीजनल रूरल बैंक्स। नाम तो सुना ही होगा, RRBs। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट देना या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, खासकर किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चरल लेबर को, आर्टिसंस को, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है ना, वो भी रूरल एरियाज में। गवर्नमेंट भी किसके टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे लोन देती है, जो कि बहुत एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है, जिन लोन को क्या बोलते हैं, तकावी लोन बोलते हैं। लगभग लगभग 6% का इन पे क्या रहता है, ब्याज रहता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना, पहले तो इसकी लॉन्ग फॉर्म ही बता दो, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। और कब स्थापित किया गया इसको, 12 जुलाई 1982 को, 1982। और वो भी पार्लियामेंट से एक्ट पास करके। अच्छा, ये एपेक्स बैंक होता है बच्चों, मतलब सुप्रीम बैंक होता है, जो कोऑर्डिनेट करता है किसकी फंक्शनिंग को, जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी फंक्शनिंग को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो किसके लिए काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना, नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको इंप्रूव करना, हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, किसको, जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक, RRBs ऊपर वाले, ठीक है ना। साथ में ये क्या करता है, ये फाइनेंस तो देता ही है इन इंस्टीट्यूशन को, नाबार्ड क्या भी करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किसको, नॉन फार्म सेक्टर को भी देता है, नॉन फार्म सेक्टर को भी, ताकि इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड एक कंबाइंड रूरल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना।
और नाबार्ड क्या भी करता है बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। अगर कोई एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी फंड वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एक मेजर क्या उभर के निकला बच्चों, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन के निकला देश के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जो रूरल पीपल होते हैं जिनके पास कोई भी क्या नहीं है, सस्टेनेबल परमानेंट एक्सेस नहीं है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। एसएचजीज के थ्रू क्या किया गया, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट किया गया। किसके, कौन से तबके के अंदर, समाज के कौन से तबके के अंदर, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रूरल एरिया में, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर आर्टिसंस वगैरह वगैरह। ये क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को जरूरत के टाइम पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, इन्हें एक तो सस्ते में लोन मिल जाता है, दूसरा जो इनकम आती है वो भी सबके बीच में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें सुनो, ये थोड़ा इसमें और फिर गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये अच्छा चल रहा था, गवर्नमेंट ने भी इन्हें सपोर्ट किया। और मई 2019 में लगभग कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से 6 करोड़ महिलाएं, कितने एसएचजीज का पार्ट थी, 54 लाख एसएचजीज का पार्ट थी। गवर्नमेंट ने भी इन्हें सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ सहायता राशि मतलब प्रोवाइड कराई पर एसएचजी। 10 से 15 हजार तो खुद के इकट्ठे कर लेते हैं, और 2.5 लाख पर एसएचजी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड बोल करके गवर्नमेंट ने भी बैंक से थ्रू इनको दिलवाए, CISF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ठीक है ना। अच्छा, और इससे किसको बढ़ावा मिला बच्चों, व्यूमन को बढ़ावा मिला, उससे व्यूमन एम्पावर्ड हुई। और लेकिन इनके ऊपर कुछ एलिगेशन भी लगाए गए एसएचजीज के ऊपर कि जिस लिए इन्होंने लोन लिया उसमें उस काम में इन्होंने यूज नहीं किया, है ना, प्रोडक्टिव पर्पस में यूज नहीं, कंजप्शन में उड़ा दिया पैसा, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों, एक तो ये। अच्छा, कौन कौन हुए एक बार हेडिंग गिनाओगे क्या? हाँ जी, इंस्टीट्यूशनल के तो कोऑपरेटिव क्रेडिट, दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, तीसरा आरआरबी, चौथा गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ठीक है ना। 5 हो गए, 6 नाबार्ड, 7वां एसएचजी, ठीक है ना, 7 हो गए। अब आ जाओ बच्चों इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ग्रेड करते हैं, ग्रेड करने के बाद उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन करा के इसे किसके पास तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर के पास तक पहुंचाते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज होती है जो फार्मर के प्रोड्यूस को फार्मर से कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। वो सारी एक्टिविटीज, ये सब क्या होती है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का हिस्सा होती है। यहाँ पे मैंने आपको लॉजिकली बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को असेंबल करते हैं, हार्वेस्ट करेंगे पहले, तो सबसे पहले हार्वेस्ट करके वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाएगा, फिर उसे असेंबल करेंगे, असेंबल करके क्या करेंगे बेटा, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके फिर ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करने के बाद पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग के बाद स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का पूरे देश भर में, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा तरीका है जहां से जो जिस सिस्टम के थ्रू फार्मर्स अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, मार्केटेबल सरप्लस को, किसको, मैंने पूछा था आपको मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है अपना हिस्सा रोकने के बाद, मतलब जितना अपने को, फार्मर को जितना अपना चाहिए अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, वो प्रोड्यूस रोकने के बाद मार्केट में वो जिसको बेच सकते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ना, वो क्या है, मार्केटेबल सरप्लस है। मार्केटेबल सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। समझा कि आपको, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन माने सब्सिस्टेंस, अपने खुद के लिए रोक करके बाकी जो बचा वो मार्केटेबल सरप्लस, तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में काफी बेहतर तरीका है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आ जाओ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है बच्चों, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मकसद था कि जो सामने वाले जो बंदे थे, वो जो डोमिनेट कर रहे थे फार्मर्स को, वो डोमिनेट ना कर सके, इनफैक्ट फार्मर्स वगैरह क्या करे, डोमिनेट करे किसको, जो सामने वाला ट्रेडर है। तो इसमें सारे लोगों को इकट्ठा किया गया,
और वो अपना जो प्रोड्यूस था वो क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे, कलेक्टिवली क्या करते थे, उसे बेचते थे, ताकि उनके प्रोडक्ट का, उनके प्रोड्यूस का उन्हें बेहतर दाम मिल जाए। अमूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसने गुजरात के अंदर मिल्क को लेकर के क्या किया, अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करी मार्केट में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब आओ बच्चों, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। ये और भी क्या है, मार्केटिंग चैनल्स है, उसमें एक पढ़ा रहा हूं, एक हेडिंग अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। फार्मर्स की स्थिति को बेहतर करने के लिए उनका अलायंस कराया गया किससे, डायरेक्टली नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज से, ताकि वो बीच के जो मिडिल मैन है वो सबको हम हटा दे और उनको कनेक्ट कर दे किससे, सीधा एमएनसी से, जो उनके प्रोड्यूस का उन्हें क्या दे सके, बेहतर दाम दे सके। हालांकि इसमें भी क्या है, फार्मर्स के लिए काफी रिस्क रहता है कि अगर आगे, क्योंकि यहाँ पे रेट पहले ही सेट हो जाता है, अगर बाद में प्राइस बढ़ेंगे तो फार्मर को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज है इसमें, हल्का सा टेक्स्ट है इसका, डिटेल में पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया। तानवा और देख लो, इसकी लॉन्ग फॉर्म देख लो बस। तानवा का मतलब क्या है, तमिलनाडु व्यूमेन इन एग्रीकल्चर। ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लिया हुआ एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो व्यूमेन होती है उनको एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से सीख करके अपनी फैमिली की इनकम को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। Diversification of productive activities, I think this should be the last topic of this chapter. Non farm areas of employment. अच्छा एक बात होता, मैंने आपको क्लास में भी एक वो दिया था, एग्जांपल दिया था, वीडियो भी दिखाई थी आई थिंक थोड़ी सी, इसमें मतलब अदरवाइज कि हम और भी सेक्टर में आ सकते हैं। मैंने वहाँ पे आई थिंक आपको एक बी फार्मिंग की वीडियो दिखाई थी, क्या दिखाई थी, बी फार्मिंग। तो बोलो बी फार्मिंग किस में आएगी, वेरी गुड, किस में आएगी, हॉर्टिकल्चर में आएगी। तो इस तरीके से इसमें से मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक हेडिंग के लिए वो पूछ सकता है। चलो देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, बच्चों एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन आप नॉन फार्म एरियाज में भी आ सकते हो। वो कौन कौन से एरियाज है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो किससे कनेक्टेड होती है, जहाँ पे ब्रीडिंग होती है, रियरिंग करते हैं हम, केयर करते हैं किसकी, फार्म एनिमल्स की, फार्म एनिमल्स की। लाइव स्टॉक फार्मिंग में सबसे ज्यादा जो रखी जाती है वो कैटल्स, गोट्स, डक्स एक्सेट्रा, ये सबसे ज्यादा रखी जाती है। इंडिया के पास क्या है सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया की ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, लाइव स्टॉक है। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना है उस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है ना, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इससे एक तो वो बोल रहा है स्टेबिलिटी मिलती है इनकम में, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, न्यूट्रिशन, फैमिली के लिए सब मिलता है विदाउट डिसरप्टिंग द अदर फूड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, बाकी एक्टिविटीज में कोई वो नहीं होता, छेड़छाड़ नहीं होता, इससे ये एडिशनल चीजें मिलती है। जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इससे ऑल्टरनेट लिवलीहुड ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है ना, और उन्होंने नंबर भी बताया, 70 मिलियन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर को क्या मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। और इस तरह की बस ये चीजें है। सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका शेयर है, पोल्ट्री फार्मिंग का 58%, फिर बाकी कैमल्स, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स। अब भारत में 300 मिलियन क्या है, कैटल है, जिसमें से 108 मिलियन तो खाली बफेलो है, ये 2012 का डेटा है। डेयरिंग, वहां पे तो वो तो जो फार्म एनिमल्स है उनकी ब्रीडिंग, रियरिंग, केयरिंग आ गई। यहाँ पे खाली जो एनिमल्स क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, केवल उनकी बात कर रहे हैं डेयरिंग में। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जहाँ पे ब्रीडिंग, रेजिंग, केयरिंग, यूटिलाइजेशन होता है डेयरी एनिमल्स का, किसके प्रोडक्शन के लिए, मिल्क या और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, डेयरिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हम, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क को और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इंडियन डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या हुई है, काफी इंप्रूव हुई है पिछले 3 दशकों में। और मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या हुआ है, 1951 से 2016 तक काफी क्या है, देश के अंदर बढ़ा है, 10 टाइम्स वो बोल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से, क्योंकि भारत में क्या चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके फादर कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। अमूल भी वहीं से, अमूल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकल के आया है। ठीक है ना। अच्छा, भारत अब मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में देश में नंबर 1 रहता है, ये वाला बुलेट मैंने आपको बता ही दिया।
बस ये और सुन लो कि जो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, एनडीडीबी ने। एक चीज और बता रहा हूँ, एक वो बता रहा हूँ कि जो एमएसपी रिलीज करती है, बस इसका, क्योंकि एमएसपी पे मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो गवर्नमेंट के थोड़ा अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है ना, आजकल वो चल भी रहा है। बस पूछेंगे तो उसमें से इतना पूछ सकते हैं कि एमएसपी कौन रिलीज करती है? सीएसीपी रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? कमीशन ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन ऑफ कॉस्ट, ये कमेटी, ये क्या होता है, ये किसके अंडर में काम करती है? जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर में काम करती है, ठीक है ना, बस इतना पता होना चाहिए आपको। और बाकी इसमें छोटी छोटी चीजें वही बताई अमूल के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो गुजरात क्या है, यहाँ से, मतलब गुजरात से ही स्टार्टिंग होती है किसकी, ऑपरेशन फ्लड की, इस तरह की चीजें यहाँ पे लिखी। फिशरीज में आ जाते हैं बच्चों। फिशरीज एक ऐसा काम होता है जहाँ पे मछलियों को पकड़ा जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है, फिर उन्हें बेचा जाता है, या बाकी खाली मछलियों को नहीं, या बाकी दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी, ठीक है ना। अब इसमें यार बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें लिखी है, तुम देख लेना, मैं फालतू में बकवास है ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, ये मुझे लगता है पूछेगा भी नहीं है, पूरा टॉपिक पढ़ा जरूर रहा हूँ मैं, लेकिन फिशरीज पूछेगा नहीं। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे जो वाटर बॉडीज होती है वो मदर होती है किनकी, इतने सारे एक्वाटिक एनिमल्स की है वो, और ये फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि ये बहुत काफी अच्छा काम है, इससे ये है वो है, फिर बाद में इनकी, हाँ, फिर बाद में वो बैंड बजा रहा है, कह रहे हैं इनकी हालत खराब है, तो इस तरीके से ये देख लेना। ये अच्छा है, ये देखो हॉर्टिकल्चर पूछना चाहिए, इसको मैं अच्छे से करा रहा हूँ, ये देख लो। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी साइंस बोलो या आप उसे आर्ट बोलो जहाँ पे हम फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सब कुछ बताया था मैंने आपको। फ्रूट्स को कल्टीवेट करना, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स के बारे में बताया था। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, हाँ जी, जो जमीन के अंदर उगाई जाती है, ठीक है ना। फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेरे को याद आ रहा है भाई साहब ने बताया था एरोमेटिक, एरोमेटिक प्लांट, हाँ, जो सुगंधित होते हैं, ठीक है ना, जिनसे खुशबू मिलती है, खुशबू, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट है स्पाइसेस, ये आपको पता ही है, मसाले। और प्लांटेशन क्रॉप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड प्लांट्स? मतलब ये प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स में और जो ट्रीज से जो हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उनमें क्या फर्क होता है? बिल्कुल, हाँ, मतलब ट्रीज जो, जैसे मैंगो की हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि मैंगो को लेने के लिए पूरा भारत माता की जो पूरा पेड़ ही उखाड़ के लेके आएंगे, ठीक है ना, पेड़ लगा रहने देते हैं, फल निकालते हैं बस उसमें से, ताकि वो हर साल फिर वो फल देता रहे। लेकिन जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है उनको सीधा स्टेम से ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि शुगर केन हो गई, वीट की फार्मिंग हो गई, या पैडी हो गई, तो ये सारी ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती है। तो ये कह रहे हैं कि वाइटल रोल प्ले करते हैं फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न को तो एड्रेस करते ही है हॉर्टिकल्चर। इंडिया, ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, कह रहे कि इंडिया हैज अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट इज ब्लेस्ड विद वेराइंग क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशन। कह रहे कि भारत ने हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करके रखा है क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारी क्या है, अलग अलग क्लाइमेट है, सोइल कंडीशन। ये तो क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपको कि भारत ने क्यों अडॉप्ट करके रखा है हॉर्टिकल्चर को, ठीक है ना, ये 3 नंबर में पूछेगा, बुलेट एक लिखा हुआ है, 3 नंबर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है ना, यहाँ पे सॉइल की कंडीशनिंग क्या है, अलग है, वेदर कंडीशन क्या है, अलग है, तो वो सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और वैल्यू एड ऑन कर सकते हो एग्रीकल्चर में। अभी नंबर बता रहा है अच्छे से, हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 1/3 पूरी एग्रीकल्चर आउटपुट का और पूरी जीडीपी का 6%। भारत में क्या है, भारत लीडर है किसमें, फ्रूट्स वगैरह में, है ना। मैंगो, तुम्हें पता है मैंगो की प्रोडक्शन कौन, अंबानीज करते हैं मैंगो की प्रोडक्शन, और वो 1 नंबर क्वालिटी का, तो वो सारा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली आई थिंक ये जामनगर में ही करते हैं। हाँ, ये मतलब ऐसे इन्होंने जो चालू किया ना, आम के आम गुठलियों के दाम, कैसे जामनगर में इनकी जो रिफाइनरी है, तो उसके आसपास वहां पे जो पोल्यूशन वगैरह होने लगा था, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, वहां पे एक बहुत बड़े एरिया में क्या लगाए थे, मैंगो के इन्होंने ट्रीज, सैपलिंग्स प्लांट किए थे। अब वो किए थे इसलिए क्योंकि सोसाइटी को क्या ना हो, नुकसान ना हो, है ना। लेकिन अब वो जिस क्वालिटी के वहां पे वो जो मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, वो उनसे बहुत जबरदस्त रेवेन्यू आता है इन्हें, वो सारा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट और बहुत सारे स्पाइसेस भी भारत में प्रोड्यूस होते हैं।
हॉर्टिकल्चर ने इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव की है बहुत सारे फार्मर्स की, और ये लिवलीहुड के सस्टेनेबल लिवलीहुड के का ऑप्शन एक काफी अच्छा ऑप्शन है अनप्रिविलेज क्लासेस के लिए भी। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली रेम्युनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। कह रहे हैं ये सारे ऑप्शन रूरल वुमेन के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है। फ्लावर हार्वेस्टिंग यहाँ पे होती है, नर्सरी मेंटेन कर सकते हो आप, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हो, टिश्यू कल्चर है ना जो लैब में होता है, फ्रूट्स को प्रोपेगेट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, एक ही वो उसमें ना, हाँ, एक बंदा है, उसको मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आई थिंक इधर यूपी का ही बंदा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो एक ही प्लांट में उन्हें मतलब 5-6 वैरायटी के जो मैंगो का जो फ्लेवर है वो क्रिएट किया प्रोपेगेशन करके। तो ऐसा तो कह रहे हैं कि बड़े ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं। और हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू अ गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में क्या हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ है। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन किसमें हुआ, मिल्क प्रोडक्शन में हुआ है, ऐसे यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा है बच्चा पॉइंट, ठीक है ना। इन दोनों में से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, आईटी में से और हॉर्टिकल्चर में से कोई तो एक क्वेश्चन, बाकी सब ऊपर के फालतू के बकवास है वे, ठीक है। आईटी, आईटी वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करते हैं कंप्यूटर से और टेलीकम्युनिकेशन से, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। आईटी ने क्या किया है, बहुत सारे इंडियन सेक्टर को क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज किया है ना, उनमें रिवॉल्यूशन लेके आया है। आईटी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और फूड सिक्योरिटी में आज के दिन में। गवर्नमेंट, क्योंकि आईटी की हेल्प से गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकती है कि किन एरियाज में और बेहतर हम कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, उनके लिए पहले से ही हम क्या कर ले सकते हैं, मेजर्स लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। इससे एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हुए हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। किसके लिए, मतलब जैसे वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वही जैसे कि मैंने बताया, वेदर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मिट्टी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और कौन सी क्रॉप्स क्या की जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है, तो उसमें ऐसे काम में आती है, ठीक है ना। और ये एक काफी अच्छा सोर्स है जो मैं बता ही चुका हूँ किसका, इनकम का। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो उधर ही पढ़ा दूंगा, बस ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और देख लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल, हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ना पूछ करके, पक्की पक्की बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन भाई किसी ने छोड़ के मत जाना, ग्रीन रेवोल्यूशन को किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन पक्की बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसके ऑप्शन में डाल देगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन पूछना चाहिए। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, जहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक जो मैन्योर होती है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसका यूज करते हैं। अच्छा एक चीज पूछो क्या आपको, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में जो बात की गई है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम बात करते हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है। और मजे की बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन पता नहीं अंदर से क्यों लग रहा है मुझे कि ऐसे ही क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन की जहाँ पे वो एक ही क्वेश्चन से दोनों टॉपिक को हिट करेगा, ठीक है ना। वो बोलेगा क्या दोनों के अंदर जो बात की गई है वो एक जैसी बात की गई है या ऑपोजिट बात की गई, मतलब ऐसे बोलेगा नहीं, वो तो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। इससे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कवर हो जाएगा और साथ में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, ठीक है ना। अब हाँ, उसमें आपको लिखना होगा कि ये दोनों ऑपोजिट बात करते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं लिखने का है आपको। हाँ, 3 पैरा में आंसर दे देना या छोटे छोटे पॉइंटर्स में आंसर दे देना कि जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एग्रीकल्चरल वेस्ट की, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात की जाती है, वहीं पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन होती है वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ना फर्टिलाइजर्स के यूज की बात करती है प्रोडक्शन बढ़ाने की, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस इस चैप्टर में यही है। कार्बी कमेटी और देख लो बस। 19 कहाँ पे, आ जाने दो इसे। अच्छा आपने किसी ने उसमें जो कल मैंने अपलोड किया वो देखा था आपने, कोई किसी ने आपने, ये उधर भी जैसे अभी
दिक्कत कर रहा है, उधर भी दिक्कत करता है इसका, मैंने देखी। हाँ, झिलमिल नहीं, ये रुक रुक के जो नहीं, स्क्रीन तो आ रही होगी, मतलब ऐसे बोलने में आवाज वगैरह। चलो कोई बात नहीं। 1955 में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई ऑन द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश की, जिस कमेटी का नाम था कार्वी कमेटी। कार्वी कमेटी का फोकस किस पे था, किसको प्रमोट करने पे, किसको ग्रो कराने में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी रूरल एरियाज में, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। बस। नेक्स्ट बच्चों, 5वें चैप्टर में आते हैं हम, और ये है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें आओ आप। ये बताओ बस, ज्यादा वर्कफोर्स महिलाओं की रूरल एरिया में क्यों है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया? क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जेंडर बाय सोसाइटी वो अलग चीज है, जेंडर बाय सोसाइटी नहीं, वो अलग चीज है। और क्योंकि एजुकेशन नहीं होती रूरल एरिया में महिलाओं की, तो उनके लिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो एक्टिविटीज में जो लो पेड एक्टिविटीज होती है उनमें भी इन्वॉल्व हो जाती है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ वहाँ पे जो व्यूमेन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन व्यूमेन। ठीक है, एक एक रीजन और हो सकता है कि अर्बन एरिया में तो वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके तब जाती जॉब के लिए, वहां पे वो पहले ही चले जाते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स? लेबर फोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करना चाहते हैं और यह काम कर रहे हैं, जबकि वर्कफोर्स में खाली कौन आते हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? और इसमें आओ आप बच्चे लोग, डिफरेंस। हाँ पूछ सकता है, उसमें फिर आपको फिर जो वो बताओगे, आप वर्कफोर्स बताओगे, वर्कफोर्स से फिर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना? पार्टिसिपेशन रेट करके जाना, और कुछ नहीं करा रहा हूँ उसमें, पार्टिसिपेशन रेट कराना। बहुत सारे रेशियोज हैं वो नहीं करा रहा हूँ, खाली पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ये वो पॉपुलेशन की परसेंटेज होती है जो एक्चुअली में क्या कर रही है, काम कर रही है। से यस और नो? इसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी कहा जाता है। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कितने आपके देश में से कितने लोग एक्टिवली क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सॉरी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है ना? जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, इसका मतलब उतने ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? वर्कफोर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? नहीं, जॉबलेस ग्रोथ बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बोलो। हाँ जी, जब हमारी जीडीपी ग्रो कर रही हो, किसकी वजह से? हाँ जी, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, ना कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसको हम समझ सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना? तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से? हम ज्यादा, हाँ हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे क्यों रिलाई करते हैं? बिकॉज कॉस्ट कम करना चाहते हैं, इफेक्टिव बनना चाहते हैं, मास लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और ये सारे काम क्योंकि कौन करती है, एमएनसीज करते हैं। दैट्स व्हाई वो ज्यादा रिलाई करती है जॉबलेस ग्रोथ पे, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा रिलाई करती है। चलो, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन छोड़ना ही मत, बिल्कुल भी छोड़ना ही मत। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन क्या होता है? जब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई भी बंदा परमानेंटली जो एम्प्लॉयड है वो वहां से निकल करके क्या बनता है, जो परमानेंटली एम्प्लॉयड है, दो तरीके से हो सकता है बंदा, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो वो हायर्ड वर्कर हो, रेगुलर जो सैलरीड वर्कर हो। उससे निकल करके वो क्या बनता है, कैजुअल वेज वर्कर बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन।
ऐसा क्यों होता है बच्चों, कैजुअलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं रूरल से कहाँ पे, अर्बन एरिया में। तो उन्हें एकदम से क्या तो मिलता नहीं है, जॉब तो मिलती नहीं है। पहले मान लिया वो अपना काम कर रहा था कोई तो रूरल एरिया में, अब अर्बन एरिया में से क्या करना पड़ेगा, जो डेली मतलब डेली वेज के जो काम होते हैं पहले वो करने पड़ेंगे, ताकि वो अपने आप को वहां पे सस्टेन कर सके। देन तो उस केस में क्या हो जाता है, बोलो, कैजुअलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कैजुअलाइजेशन। इवन जो स्किल्ड वर्कर है ना, स्किल्ड वर्कर जो वर्कर है वो अर्बन एरिया में वो भी क्या है, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं रेगुलर जॉब लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उन्हें भी मजबूरी में कैजुअल वर्क करना पड़ जाता है। ठीक है ना। अब है इनफॉर्मलाइजेशन। क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं जो वर्कर, और वो वहां से निकल करके किस में आ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। अपना मन भैया फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर वो जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, और 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर में लोगों को क्या मिलती है, ग्रेचुटी वगैरह मिलती है, पीएफ मिलता है, माने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इनफॉर्मल में नहीं मिलते। फॉर्मल में ज्यादा लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं लोग, इनफॉर्मल में कम कमाते हैं। वो ट्रेड यूनियन बना सकते, फॉर्मल वाले ये बना नहीं सकते, उनके लिए बहुत सारे लेबर लॉ है, इनके लिए लेबर लॉ कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ये सब कुछ बता दिया मैंने। खत्म। नेक्स्ट है ये चैप्टर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, along with the present generation, due importance should be given to the future generation without compromising the resources for future generation. We have to use our resources in a very efficient manner for the current consumption purposes, ताकि हम उनको भी वो चीजें अवेलेबल करा सके जो हमने एंजॉय की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जनरल क्वेश्चन, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली कोई भी 4-5 पॉइंटर्स बताओ, कोई भी 4-5 हेडिंग बताओ। तो क्लीनर फ्यूल यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, है ना, और ट्रेडिशनल मेथड्स टेक्निक्स यूज करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, और सीएनजी का यूज करना। ठीक है ना। सोलर एनर्जी का मतलब जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उन्हें यूज करना, एफोरेस्टेशन कैंपेन चलाना। तो इस तरह की ये बहुत जनरल बातें हैं। इसमें से टेक्निकल क्या है, यहाँ पे आ जाओ। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एज फॉर सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट क्या करता है, लाइफ को सस्टेन करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट वो सारी चीजें देता है हमें जो लाइफ के लिए बेसिक जो नेसेसिटी है, जैसे आपका सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट वगैरह वगैरह। ठीक है ना। पी, पी फॉर प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ये हमें प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो हमें सोसाइटी से मिलते हैं। बहुत नॉर्मल सी हेडिंग है। ए फॉर एब्जॉर्ब वेस्ट। ये क्या करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, जो ह्यूमन या बाकी जो एनिमल्स होते हैं जो जनरेट करते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज नेचर के अंदर हमें स्ट्रीम्स, रेनफॉल, माउंटेन, डेजर्ट, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती है जिनको देख करके हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपको एनवायरनमेंट के फंक्शन पता होने चाहिए। अब इससे टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, इससे टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था कि जी अगर अगर जो कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की वो कॉम्प्रोमाइज हो, तो एनवायरनमेंट 1 मार्कर क्वेश्चन था, तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके। एनवायरनमेंट अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इतनी सी बात थी। ठीक है ना। अच्छा, रिसोर्सेज के जो एक्सट्रैक्शन का जो रेट है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए रीजनरेशन से। एनवायरमेंटल क्राइसिस,
बताओ, ये बच्चों ने अच्छे से लिखा भी नहीं था, ध्यान से सुनो। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होती है? जब एनवायरमेंट के अंदर इस तरीके की चेंजेस हो कि जो उसके अंदर जो स्पीसीज रहती है ना, या जो लोग रहते हैं, उनका जो सर्वाइवल है, कॉन्टिन्यूड सर्वाइवल है जो चल रहा है, वो डीस्टेबलाइज हो जाए, मतलब वो खतरे में पड़ जाए, जान ही खतरे में पड़ जाए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। उसके लिए बहुत कॉमन पॉइंट है, वो जान दो। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपको, एक क्वेश्चन और पूछा था, इससे पूछा था। चलो बाकी सारी चीजें वो मैं बता रहा हूँ, ये इसमें तो नॉर्मल है, सीधा उसी क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। उस क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएगी। लिखवाया था ना मैंने आपको क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था वो? क्या चीज? हम्म एक तो ये ध्यान से सुनो, वापस से पढ़ो। करेक्शन फॉर, शुरू वाला पोर्शन तो मैं यहीं पे भी बता दूंगा अभी उसका। अभी बोलो। करेक्शन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे वो कुछ और है। वहां पे है कि अगर तुम क्या करोगे, एनवायरमेंट को डिग्रेड करोगे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। वो चीज है। हाँ लगेगी, लगेगी ना, कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने की। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर तुम एनवायरनमेंट को सही करना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी? नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आप हमने पढ़ा था ना कि अलोंग विद द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी ग्रो करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए हमें एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाना ही पड़ेगा, दोनों साथ में हो सकते हैं, सस्टेनेबली हो सकते हैं। इसका आंसर तो वो है। एक क्वेश्चन ये है, पढ़ना थोड़ा। आंसर भी इसका वैसे लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ लो। एक पोर्शन तो मैंने टेस्ट में भी दिया था इसका, और वो तो कर ही दोगे। ये मैंने पूछा भी था, घर से बनाने के लिए भी आए थे ये क्वेश्चन। दो सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, तो बता देंगे ना? बोलो, दो प्रॉब्लम क्या बताएंगे? एक तो पोल्यूशन बताएंगे, और दूसरा डिफोरेस्टेशन बता देंगे, ठीक है ना। इनने लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, लिखा है ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर, वो तो खाली एग्रीकल्चर की बात हो गई। हम थोड़ा इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हमने, डिफोरेस्टेशन भी लिख सकते हैं। चलो ये तो ठीक है। ये अगले वाला देखो, इसका पार्ट ये थोड़ा अच्छा है, ये समझ में बहुत जल्दी से नहीं आएगा। वो बोल रहा है इंडिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओज अ डिक्टोमी, they are poverty induced and at the same time due to affluence in living standard। is this true? क्या समझा तुम्हें क्वेश्चन, खुशी? आई हैव नो एनी आइडिया। त्यागी जी, देख रहे हो? और ये आंसर पढ़ने की जद्दोजहद, आंसर पढ़ के शायद कुछ समझ में आई। हाँ क्या बोला आपने, एक शब्द बोला? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, मेरे को ये शब्द नहीं मिल रहा था कि हिंदी में वैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था। वेरी गुड। ना, ये गड़बड़ कर दिया आपने, वो तो बहुत अच्छा बोला। अरे रुको, सुनो फरीदाबाद, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट अगर खराब हो रहा है तो पॉवर्टी को बढ़ा रही है वो, पॉवर्टी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि इंडिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पोज अ डिक्टोमी। वो कह रहा है कि ये जो इंडिया की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, इसमें एक विरोधाभास है, एक सेपरेशन है, एक विरोधाभास, ठीक है ना, एक सेपरेशन है।
मतलब ये दो चीज बोल रहा है यहाँ पे, और जो दो विरोधाभास मतलब दो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट। कैसे? वो कह रहा है कि एक बार ध्यान से सुनो, एक बार तो कह रहा है वो दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड, कह रहे कि जो इंडिया की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना वो किसकी वजह से होती है? पॉवर्टी एनवायरमेंट के खराब होने की वजह से नहीं होती है। कह रहे कि दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड, पॉवर्टी की वजह से क्या होती है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज होती है। एक बात माने ये कह रहे कि एनवायरमेंट जो खराब होता है वो गरीबों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंड एट द सेम टाइम उसी समय पे ड्यू टू एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड, और दूसरी तरफ ये अमीरों की वजह से होता है। जो मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज होती है वो अमीरों की वजह से, क्योंकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर, हायर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन। यार पार्टी कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स बेबी, सैटरडे संडे ठीक है ना, आके वो टाइम पास कर रहे था तो। हाँ जी। बात समझ में आ रही है आपको? यार ये क्या फालतू बकवास साला, एक बार तो बोल रहा है गरीबों की वजह से एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है, एक बार कह रहा है कि अमीरों की वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है। ये कुछ विरोधाभास नहीं लग रहा है जैसे त्यागी जी बोल रहे हैं? नहीं लग रहा तुम्हें आपको? अरे एक बोलो ना कि कौन बर्बाद कर रहा है एनवायरनमेंट को, गरीब कर रहे हैं कि अमीर कर रहे हैं? गरीबी अमीरी, गरीबी अमीरी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है क्या? ऑपोजिट है कि सेम है? ऑपोजिट है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके के एक सेपरेशन क्रिएट नहीं हो रहा, माइंड को एक सिग्नल मिल नहीं रहा कि गरीब बर्बाद कर रहे हैं कि अमीर कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है भाई, दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब वैसे कोई एनवायरनमेंट को वो करने में, खराब करने में कोई विरोधाभास नहीं, लेकिन इसने जो बोला ना, इसने जो बोला वो सही है, वो सही बोला है कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। बात समझ में आई? जो इनने लिखा वो सही लिखा है, ट्रू है वो। क्यों? गरीबों की तो मजबूरी है, वो शौक में कर रहे हैं बर्बाद। गरीबों की तो मजबूरी है, उससे एनवायरनमेंट बर्बाद हो जा रहा है। वो इंटेंशनली कर ही क्या रहे हैं? अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ में? क्या जरूरत आ रही है वो पूरे दुनिया के लोगों को बुलाओ शादी ब्याह में, ठीक है ना, और तुम एक छोटे से उसको क्या कर दो? मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा उनका, वो कुछ भी करे, लेकिन सोसाइटी को सिग्नल क्या जाएगा? वो उसको भी तो देखो ना तुम। एक छोटे से एयरपोर्ट को एक तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या कर दोगे? डिक्लेयर कर दोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। और उससे लोग क्या करेंगे? रिसोर्सेज क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा चलो, तुम तो चलो ठीक, तुम तो अपने आप को संभाल लोगे, लेकिन बाकी लोग नहीं संभालेंगे ना, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के अंदर होड़ लगेगी रिसोर्सेज को वेस्ट करने की। तो तुम कर लो भाई अपना लिविंग, हाँ भाई अंबानी की शादी में देख ये नचन, ये नचा दी, मतलब कुछ भी लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, ये नचा दी वो नचा दी, ठीक है ना। ये देखो वो बोले तीनों को नचा दिया, दोनों को नचा दिया, लोग ऐसे बोलते हैं। समझा क्या? चलो आज इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, क्वेश्चन पे आ जाओ बता। सुनो सुनो देखो इधर ले, आए इधर देख ले। इंडिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पोज डिक्टोमी, वो कह रहा है कि हाँ विरोधाभास है इस चीज को लेकर के। मतलब वैसे कोई विरोधाभास नहीं, दोनों करते हैं, है ना, लेकिन हाँ हल्का सा तुम्हें लगेगा, लेकिन वो उसका रीजन समझो कैसे। वो कह रहे हैं कि इनकी तो मजबूरी है बेचारों की, लेकिन ये तो इंटेंशनली कर रहे हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पॉवर्टी इंड्यूस होती है, क्योंकि पॉवर्टी क्या करती है? कंपेल करती है लोगों को क्या करने में, कि वो ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाए जिनसे क्या होता है? एक्सेसिव ट्री फैलिंग होती है, जहाँ पे वो लकड़ी काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, क्या करने के लिए? अपनी जीविका को चलाने के लिए। दैट कंट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन, जिससे क्या होता है? डिफोरेस्टेशन होता है। इनकी तो बेचारों की मजबूरी है। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एफ्लुएंस ऑफ कंजप्शन, वो कह रहे हैं कि ये किससे भी रिलेट करती है? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कंजप्शन, एंड एज एफ्लुएंस लीड्स टू एक्सेसिव वेस्ट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? एक्सेसिव वेस्ट क्या होता है? जनरेट होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली ई वेस्ट विच इज बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें जिनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, वो सारी चीजें भी क्या की जाती है? यूज की जाती है स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें एक चीज नहीं है, कोई क्या क्या है तो मैं बोलूँ, ठीक है ना। हाँ अब पानी वैसे भी पिला सकते लोगों को, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट चल गया भाई, अब बिस्लरी वाला।
तो वो चीज है। मिलो भाई, 90s के शायर से मिलो इससे। चलो, इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है आपका। आ जाओ भाई, इन दोनों चैप्टर पे आ जाओ। 2-3 चैप्टर बचे अभी आपके। ये है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कैसी थी? इनके पहले, इनके पहले, किनके पहले? इन्होंने बर्बाद किया उसे आबाद किया? बर्बाद किया। चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्होंने क्या लेके आया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आया। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है? पहले दो कैटेगरी डिवाइड की जाती है, दो कैटेगरी बनाई जाती है। दो कैटेगरी कौन कौन? एक तो जमींदार और दूसरा टीलर्स। जमींदार कौन होते हैं? जो लगान क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किन से? टीलर से, है ना। और जो टीलर्स होते हैं वो काम करते हैं और उन्हें लगान देते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जमींदार के लिए क्या की? ड्यू डेट फिक्स करी, अमाउंट फिक्स करी, और क्या बोला, इस डेट तक हमें इतना पैसा चाहिए चाहिए। अभी निर्दयी होकर के उनसे ज्यादा पैसा लूटते थे डीलर से, किसी भी कॉस्ट पे, कैसे भी मार पीट करके उनके साथ। तो ये है बच्चों लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें आ जाओ और आप। अच्छा, फर्स्ट सेंसस कब हुई थी ये बताओ? 1881 में। और ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन हुआ, जो वो ट्रांजिशन कब हुआ? 1921 में, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इस पे आओ भाई बच्चों। जो एक टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, ठीक है ना। डेमोग्राफिक कंडीशंस मतलब जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो कैसी थी, तो वो देखते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन उस टाइम पे बच्चों क्या था? हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? हाँ, कितने, हाँ कितने बच्चे, और डेथ रेट कितने लोग मर रहे। उस टाइम पे दोनों ही बहुत ज्यादा थे। वो कितने? 48,000 पे, और डेथ रेट 40। बात समझ में आ रही है? लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था, बहुत कम था, और किससे भी कम? 16% से भी कम। और फीमेल में तो ना के बराबर ही। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बढ़िया थी। डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें देखते हैं हम? यही चीजें देखते हैं जो हम देख रहे हैं। क्या पहला पॉइंट हमने क्या देखा? बर्थ रेट, डेथ रेट। दूसरा लिटरेसी। तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज। या तो कह रहे हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल थी नहीं, थी तो बहुत कम थी। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? 1 साल से पहले पहले जो बच्चे मर जाते हैं। और ये कितना था? 218,000 पे, जो कि फिर बाद में कितना हुआ? 2016 में 33 हुआ। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी बच्चों? 44 ईयर्स, जो कितनी थी, मतलब अभी कितनी हो गई है? जो 69.4 हो गई है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या थी? पॉवर्टी थी, है ना। लोग क्या नहीं कर पाते थे, 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो पाती थी। तो इस तरह के हमें 5-6 पॉइंटर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है करना। कौन कौन बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी से। हेडिंग पहला, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। दूसरा, लो लिटरेसी, हेल्थ रेट, लो हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है ना। चौथा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। फिर नेक्स्ट, वो बताओ ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, और नेक्स्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। बस ये देखो, 3। डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या होती है?
जिसमें कोई भी हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट ना हो जहाँ पे हम फिजिकल जो कैपिटल असेट्स हैं उनको रिप्लेस कर सके या रिपेयर करा सके, ठीक है ना। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जहाँ पे क्या होता है कि हम दो पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इन्होंने वही किया, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर में क्या किया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो उसमें भी एक तो कैपिटलिस्ट बनाए और एक लेबरर बनाए। ना ही हम उधर के रहे ना ही हम इधर के रहे। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी कौन सी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो इन्हें और रूल करो, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिला, भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, ठीक है। उसके साथ बच्चों ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट है 1950 टू 1990, सेकंड लास्ट चैप्टर। ये तो सब 11th का काम है, ये नहीं पूछेगा आपको। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, टेस्ट में भी पूछा था आपको। इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, टारगेट सेट करती है, और क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, क्या करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक प्लानिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इसका क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको, टेस्ट में दिया था। क्या जो मॉडर्नाइजेशन है, पहले तो बताओ जो गोल्स होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, किसको लेकर के, हाँ जी, मतलब कि वो ऐसा मॉडर्नाइजेशन के होने से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। ये उस टाइम की बात है, उस टाइम की बात है, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये चीज हो गई, वो हमने टेस्ट में भी डिस्कस कर लिया था। फिलहाल ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था किसका, 5 ईयर प्लान का। और यहाँ पे किसकी बात की गई, कंट्री की हम कैपेसिटी बढ़ाए, किसको लेकर के, आउटपुट प्रोडक्शन को लेकर के, यानी कि प्योर प्योर जीडीपी ग्रोथ की बात की गई, ठीक है ना। और वो भी रियल टर्म्स में, ना कि नॉमिनल टर्म्स में। ऐसा नहीं कि पैसा प्राइसेस बढ़ जाए तो जीडीपी बढ़ जाए ना, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने बात की कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उनका सोशल आउटलुक चेंज हो, टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको क्या करें हम अडॉप्ट करें, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस में क्या है, सेल्फ रिलायंस में किसकी बात की गई कि हमें दूसरी कंट्रीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े, दूसरी कंट्रीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े, चाहे वो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो वो हम खुद करें, या बाकी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी हो हम खुद करें, प्रोडक्शन अपने इधर ही करें। इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने बताया था आपको। एक तो फॉरेन एक्सचेंज आपके बच जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिजायर्ड लिमिट में रहेगा, फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो हमारे होम अफेयर्स में क्या नहीं करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, हमें उनकी मर्जी पे नहीं जीना पड़ेगा, ठीक है ना। सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे हम, इवन हम एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं, फॉरेक्स के रिजर्व्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उन्हें घटने से भी रोक सकते हैं, इनफैक्ट बढ़ा भी सकते हैं। और ये सब काम तभी मतलब अच्छा लगेगा, ग्रोथ होना तभी अच्छी होगी, या सेल्फ रिलायंस होने का जो मकसद है वो तभी अचीव हो पाएगा, या जो मॉडर्नाइजेशन का जो मकसद है वो तभी अचीव हो पाएगा जब देश के अंदर क्या होगी, इक्विटी होगी, यानी कि हर एक सोसाइटी का क्या हो, उसमें पार्टिसिपेशन हो, कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना। हर एक सोसाइटी को, हर एक सेक्टर को क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ये पिछली बार आ चुका, इस बार नहीं आएगा। ये देखो सबसे ज्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, है ना। रिफॉर्म्स क्या हुए, एक तो लैंड रिफॉर्म्स हुए और वो ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ बोलो ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और एक लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के अंदर भी क्या हुआ, लैंड सीलिंग। ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, पक्का वहां से भी कर लेना, आपने लिखा भी होगा उसे, ठीक है ना। लैंड सीलिंग में क्या होता है बच्चों, जो फ्रेगमेंट नहीं, लैंड सीलिंग में फ्रेगमेंटेड लैंड नहीं, लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने एक लिमिट क्या करी, फिक्स करी। एक नाम पे अगर इससे ज्यादा किसी के पास क्या है, लैंड है, तो वो किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है, फिर गवर्नमेंट उसे बाकी लोगों में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये है लैंड सीलिंग। बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाई बच्चों, नहीं।
क्योंकि इसमें टाइम गैप आ गया था बीच में, तो लोगों ने इसका फायदा उठा लिया, लैंड को क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया था। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे HYV सीड्स को यूज करने की बात की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और दो फेज में किया गया है इसको। ठीक है ना, एक तो मिड 60s टू मिड 70s और एक मिड 70s टू, फर्स्ट फेज में कुछ ही एरिया में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, और कुछ ही क्रॉप्स पे जैसे कि वीट और राइस। जब यहाँ पे सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो सकी तो फिर अगले फेज में लगभग लगभग पूरे देश में और हर एक क्रॉप पे क्या किया गया, इसको लगाया गया। इफेक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। अब हम अमेरिका की मर्जी पे नहीं जीते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी करते हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इससे हम बफर स्टॉक भी क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ। रिस्क क्या है इसमें बच्चों, पेस्ट अटैक का डर है और इनकम इनइक्वालिटी का डर है, क्योंकि इनकम जो, क्योंकि HYV सीड्स महंगे थे तो वो, हाँ बिल्कुल अमीर ही खरीद सकते थे उन्हें, तो वापस से वंस अगेन वो गैप बढ़ने वाला था। ठीक है बच्चों, इसमें ये देख, बस इसमें ये देख लो, आपको ये पता होना चाहिए शेड्यूल ए में कितनी 17, उसमें 12, बाकी सब किसके लिए। बस ये देखो जी, फॉरेन ट्रेड में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। मतलब जो इंडियन इकोनॉमी वाले जो चैप्टर है ये दो, उनमें से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इतने टॉपिक नहीं है जितने इसमें है। माने ये चैप्टर अच्छा है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा टॉपिक कवर करेगा आपके एग्जामिनेशन में। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जहाँ पे हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको इग्नोर करके देश के अंदर ही प्रोड्यूस करें। इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से, सेल्फ रिलायंस वाला। कौन सा होता है, और इसकी जो चीजें थी वो मैंने आपको भी बताई थी कि इससे फायदा क्या होता है। ठीक है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को क्या भी बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। किसी दूसरे, मतलब अपने यहीं पे जो है उसमें देखो क्या पोटेंशियल है आपके पास और आप क्या कर सकते हैं, बाकी दूसरे पे ध्यान मत लगाओ। इसके फायदे ये है कि इससे तो एक तो सेविंग हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, और हम सेल्फ रिलायंस अचीव कर लेंगे, फॉरेन इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है ना, मजे की बात ये है जब तक मैंने इस टॉपिक को खत्म कर दिया स्क्रीन पे ही अब आया। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। और लास्ट बच्चों 1 घंटा 38 मिनट हुई है, और लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। 1 मार्कर में वही कि अलग अलग कंट्रीज क्यों बनाती है ग्रुपिंग्स, अपने आप को स्ट्रेंथ, अपने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करती है, अलग अलग ग्रुप्स का क्या बनती है, पार्ट बनती है। बिल्कुल, एक बात तो ये होगी, तो छोटी सी बात होगी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, आ जाने दो चलो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन था, इसका मेन फोकस किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है ना, उसके साथ साथ इसने कम्यून सिस्टम की भी वहां पे बात की, लेकिन मेनली इसने बोला कि अपने बैकयार्ड्स में क्या लगाए, इंडस्ट्रीज लगाए। किसने बोला था ऐसा, माओ जेडोंग ने। कब चालू किया था इन्होंने, 1958 में। कब चालू, 56 में नहीं, 1958 में। ठीक है ना, क्या ये इसकी ये सक्सेसफुल रहा इसका प्रोग्राम या फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था। ठीक है ना, और कितने कॉम्यून्स बनाए इनने, 26,000। लगभग लगभग सारी फार्म लैंड को इनने क्या कर लिया, इसमें कवर कर लिया। ठीक है ना, और फिर बाद में ये क्या करना चाहता था, उसको एग्रेरियन इकोनॉमी को किसमें, इसमें कन्वर्ट करना चाहता था, मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहता था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। यहाँ पे इनने लोगों को अपील की कि आप अपने बैकयार्ड में क्या लगाओ, इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, इसमें क्या भी हुआ बच्चों, फेमाइन वगैरह भी आया जब वे वहां पे काम कराता था लोगों से एग्रीकल्चर में, तो वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, क्योंकि इसकी पावर जा रही थी, यहाँ से नहीं कराता हूँ मैं बता रहा हूँ बस सुनो। इसकी पावर जा रही थी, तो 1996 में, मई 1996 में इसने क्या किया, सॉरी मई 1996 बोला मैंने, मई 1966, सॉरी 66 में इनने क्या किया, कल्चरल रेवोल्यूशन चालू किया, जिसको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, इनने क्या किया इसमें,
इनने बेसिक बेसिक चीजें बताओ, इन्हें फोर ओल्ड थे उसको अटैक करने की बात की, इनने अपनी आइडियोलॉजी को प्रिवेल कराने की बात करी। रेड गार्ड आर्मी बनाई जो कि ह्यूमिलेट करते थे लोगों को, टॉर्चर करते थे, लूट 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 मचाते थे, है ना, और क्या करते थे, मर्डर भी कर देते थे। कौन से इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करते थे वे लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, और हाँ जो, हाँ फिगर मतलब ऐसे फिगर नहीं थी जो रिलीजियस अथॉरिटी थी तो उनको क्या करते थे ये, मतलब मारते थे, मर्डर करते थे उनका। और ये क्या चाहता था, इनने बहुत सारी रैलीज क्या की, ऑर्गेनाइज की, पुलिस को क्या ऑर्डर दिए, इनके, हाँ ये जो कर रहे हैं करने दो, इनके बीच में मत आओ, है ना। ये इनको स्पॉन्सर करता था, ये रेडिकल स्टूडेंट होते थे, मतलब ये कैसे रेडिकल, जो मरने मारने के लिए उतारू रहते थे। अच्छा ये सब स्कूल्स के और कॉलेजेस के बच्चे थे, तो ये बस ये सारी चीजें इसमें बतानी है आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें। 1968 तक ये अपनी खोई हुई पावर क्या कर चुका था, 2 सालों के अंदर भाई आतंक मचाया है इसने, पूरा लोगों को मरवाया। तो इनने क्या किया था 1968 में, जो इसे चाहिए था वो इसे मिल गया, अभी थक गए, अरे छोड़ो ठीक है ना। अब इन्हें किया डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चालू, है ना, जो बच्चे बेचारे रेड आर्मी बनाए थे, कह रहे कि तुम क्रांतिकारी हो, चलो अब तुम पढ़े लिखे हो तो थोड़ा पढ़ लिख करके कहाँ जाओ, अब अगर रूरल एरियाज में जाओ, लोगों के साथ काम करो, ये हो गया, ठीक है ना। चाइना में फिर रिफॉर्म्स चालू हुए 1978 में। ये देखो ये सबसे ज्यादा, ये जो है ना बच्चों, मतलब एक तो आपका ये पूरा जो टॉपिक चल रहा है चाइना का, कौन सा पहला, जीएलएफ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रिफॉर्म्स 1978 में, और डुअल प्राइसिंग, और ये ऐसी तो छोटी सी हेडिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक और बताऊंगा अभी आपको। डुअल प्राइसिंग में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, क्या डुअल प्राइसिंग में बोलो, दो प्राइस सेट किए, एक फिक्स क्वांटिटी सेट करी कि इतना तो गवर्नमेंट के रेट पे बेचोगे, बाकी जो सरप्लस है वो अपने रेट पे बेचना, ठीक है ना। और एसईजी स्टैब्लिश किए पाकिस्तान वाले। अच्छा ये बताओ, तीनों कंट्री की डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी सेम थी, तीनों कंट्री की, चाइना की थोड़ी अलग थी, किसकी सेम थी, इंडिया और पाकिस्तान की तो बिल्कुल सेम थी। उसमें ये हो गया, वो उसमें बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने बस ये बता दो इन्होंने पाकिस्तान वाले रिफॉर्म्स कब किए, 19 1988 में किए, हमारे से 3 साल पहले, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर वाला टॉपिक यहाँ नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि डेमोग्राफिक इंडिकेटर वो उधर से मैंने करा दिया आपको, वो कौन से वाले टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से, तो इधर से सारी डेमोग्राफी नहीं पूछेगा। ग्रोथ इंडिकेटर्स, ये आ जाओ, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, और इसका टेबल पे आ जाओ। हाँ जी, एग्री, आ जाने दो इसे एक बार, सस्ते नशे, क्या क्या चीज, जैसे ये, अच्छा सुनो भाई बच्चों, एक बार टेबल देख लो, मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं है, तुम देखो, 5 मिनट मैं करा ही नहीं रहा हूँ इसे, इंग्लिश लिखनी है, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं इसे बोल दूंगा, पढ़ दूंगा डेटा को सारे, अल्टीमेटली तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए। भाई दरअसल बात ऐसी है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जो कुछ अच्छे टॉपिक्स है ना वो ही बताए जा सकते हैं। अब चाहे वो लग जाए चाहे ये लग जाए, और किस्मत रही तो चॉइस आ जाए, ऐसे हो सकता है। अब मान लिया किसी के वो याद रह जाएगा तो वो ये कर देगा, ऐसा भी तो नहीं ना। अब कोई बच्चा बोलता है कि मान लिया तुमने 3 टॉपिक बता दिए इस चैप्टर में से, और लिखना तो हमें एक ही है, भाई दो की चॉइस भी तो आ सकती है, अब कोई बच्चा वो लिख देगा, कोई वो लिख देगा, समझ में आ रही ना बात, तो वो चीज है, करना पड़ेगा दोस्त। किसी डेटा के लिए तो नहीं बोला अभी तक मैंने, एक तो इसके लिए बोल रहा हूँ और एक इससे बाद वाला आएगा भी,
उन दो के लिए बोल रहा हूँ, ये बस ये डेटा कर लेना और कुछ भी मत करना डेटा। और आज एक काम और जरूर करना, टाइमलाइन मैंने उसमें अपडेट करके रखी है, हाँ चैनल उस पे, टेलीग्राम चैनल पे। रटना कुछ नहीं है उसे, बस एक बार नजर निकाल लो उसमें। और एग्जाम से पहले जब जाओगे ना, कुछ और पढ़ना मत पढ़ना, उसमें नजर निकाल के जाना बस। बस ये हो कि हाँ हमने ये पढ़ा है, हल्का सा ये देखा है, ऐसा ना हो कि कुछ नया सा नाम आ जाए वहां पे और कह रहे कि हमने तो देखा ही नहीं है। वो सारी चीजें वहां पे एक बार मतलब टाइमली मैनर में और वो बिल्कुल सीक्वेंस में वो हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन दे दिया कोई एक, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा उससे। ठीक है ना। ये हल्के में मत लेना इस वाले टॉपिक को, नंबर अपने मन मन में सेट कर लो और बाद में कंक्लूड करना है। कंक्लूड वही कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तीनों ही कंट्रीज में, और चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करके रखी सेकेंडरी में, जबकि बाकी कंट्रीज 5% की ग्रोथ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग लगे हुए, कंट्रीब्यूशन कम है। इस तरह का ये कंक्लूजन है। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अब भी सुनो, अगर नहीं नंबर याद हो रहा है तो ये कंक्लूजन मत छोड़ना। और कंक्लूजन में 3 चीजें बताई मैंने, थोड़े थोड़े नंबर जो याद हो रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ के भी मत जाना, और ये भी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि बिल्कुल ऐसे ही छाप दोगे जाके तुम। कहीं तो एक ग्रे एरिया में क्या करोगे तुम, लाई करोगे, ना ही तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना, है ना ही बिल्कुल हसीन हो जाना। एक ग्रे एरिया में तो आ जाना कम से कम, कि कुछ हल्का सा डेटा लिख के, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ भाई नंबर भी लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर के लिख दिए, सर्विस सेक्टर में तो प्ले कर सकते हो आप, कि मोर देन 50% ऐसे बोल सकते हो कि भाई तीनों ही कंट्री में इकोनॉमी कहां से आती है, सर्विस सेक्टर से। और बस कंक्लूजन में 3 पॉइंट लिखने हैं, वही मैंने बोला सर्विस सेक्टर का वाला अभी पॉइंट बोला मैंने, इंडस्ट्रीज का, कि वही सेकेंडरी सेक्टर में चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करके रखी, बाकी कंट्री को बहुत डिफिकल्ट था मेंटेन करना। और एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लोग लगे हुए, कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। बस इतनी जनरल सी बात लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, और ये लास्ट टॉपिक है बच्चों इसमें। इसमें से तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन तो कितने कितने बना लो, एक एक नंबर के क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ ले, अब जो मन करेगा उसके, है ना। लेकिन जनरल जनरल सी हेडिंग, और भी जो इंपोर्टेंट सी हेडिंग बताऊं आपको इसमें से, किन का तो डेटा कर ही लेना। लो जी, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर, ये 4 तो कर ही लेना बस, और करना है ना करना। एक और ले लो बस, ज्यादा ये भी बस सेफर साइड पे कह रहा हूँ, मैटरनल मोर्टेलिटी पे। बाकी को छोड़ भी दोगे चलेगा, जनरल क्योंकि उसमें इतना कुछ नहीं है, बस ये आपको 5, क्योंकि अगर मान लिया अगर सबसे बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी आया तो 4-5 हेडिंग ही बोलेगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के लिए, नीचे के तो बाकी तो सब हाँ है इसमें। ठीक है ना, सैनिटेशन वगैरह में उसमें तो जनरल भी खेल सकते हो, है ना, कि भाई साफ सफाई तीनों ही देश में लगभग लगभग मीडियोकर है, वाटर के मामले में 90% से ज्यादा, जनरली खेल दो ना वाटर के मामले में। देखो कि तीनों में क्या है, जो वाटर वाली है 90% से ज्यादा है, मत याद करो कि तीनों ही देश में, तीनों ही कंट्री में जो एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज है वो मोर देन 90% है, बात खत्म। और बस ये याद कर लो, रैंक तो ये नंबर याद कर लो। अगर ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सुनो, ये इंडेक्स भी ये याद नहीं हो रहा ना, ये भी याद नहीं हो रहा, और भी आसान है, ये मत छोड़ना, इंडेक्स मत छोड़ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो रैंक तो पता होना चाहिए आपको, रैंक इसकी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ही कर रहा हूँ, 3 टॉपिक इसमें से बताया, एक तो ये, एक इससे ऊपर वाला सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, और वो चाइना वाला, चाइना के वो 4-5 पॉइंट, डुअल प्राइसिंग, रिफॉर्म्स, जीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन। और बच्चों यही सारा आपका मतलब, ये सारे जो मैंने आज कराए, ये समझो एक कैटेगरी के टॉपिक है। एक कैटेगरी के टॉपिक का मतलब है, वही मैं दूसरों की तरह ऐसे नहीं बोलूंगा आपको कि बिल्कुल इसी में से ही पेपर आएगा, लेकिन हाँ एक हल्का सा आइडिया रहता है कि जो बंदा 10 सालों से काम कर रहा है तो कुछ एक हल्का सा आइडिया रहता है
50% तो कहीं नहीं गया है, ये तो मेरे से लिख के ले लो आप। और 50 का मतलब है कि वो 20 टू 25 मार्क्स तुम्हारे, बाकी तुम्हारा किस्मत तेज रही तो सारा पेपर ही इन्हीं टॉपिक्स में से मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, है ना। मैं जिस अथॉरिटी पे हूँ वो मेरे लिए बोलना अच्छा नहीं है, तुम अपने लेवल से भी करोगे, लेकिन ये एक कैटेगरी के टॉपिक है, बहुत लाइमलाइट वाले टॉपिक जो मैंने कराया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों पे, मतलब ये है कि इन पे ज्यादा फोकस करने का, उन पे टाइम कम अलॉट करने का है। और बाकी हो तो गए 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटे बोला था मैंने, 1 घंटा 50 मिनट में हुआ ही। फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स को अगर करना चाहता है तो 3 बार भी कर सकता है अपने एग्जामिनेशन तक, है ना। चला के लगाओ अपना वो, जो भी तुम्हें लगाना है अपने कान में, ईयरफोन वगैरह हेडफोन जो भी लगाना है, और टेक्स्ट पढ़ते रहो, सुनते रहो, टेक्स्ट पढ़ते रहो, नोट्स वगैरह तुमने जो मेंटेन कर रखे होंगे, जो तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है उसमें से पढ़ते रहो। इन टॉपिक को तो कई कई बार कर दोगे, एक बार ऐसे करो, फिर दूसरी तीसरी बार अपने आप भी, मतलब मैंने 1 घंटे 50 मिनट में कराया, तुम अगले 1 घंटे में भी कर सकते हो। बस इतनी ही एफिशिएंसी चाहिए। अब तो जितने भी, आज का कल का दिन है, जितनी बार रिवाइज कर दोगे ना, जितनी बार रिवाइज कर दोगे चीजों को, है ना। बाकी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए मुझे कितनी खुशी इसलिए है कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा सिलेबस एक बार भी कवर नहीं हो रहा। तुम्हें तो बस ये करना है कि हम कितनी बार कर सकते हैं। थोड़ा जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी उनके लिए अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि साला एक बार भी कवर नहीं हो रहा। रूरल डेवलपमेंट को लेके बैठता हूँ तो यही नहीं खत्म हो रहा, समझा। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बैठ गया तो दिमाग ही खराब हो गया, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर तो ऐसे है ये। तो तुम्हारे साथ एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई एक ही बार पूरा नहीं हो रहा है। एक एक बार तो मैंने ही करा था, कल और आज तो पूरा कर ही लिया हमने। कितने घंटे में लगा होगा? 4 घंटे में, ठीक है ना। तो बच्चों बस अब मेरी तरफ से तो यही है, आ जाओ आप ठीक 2:15 बजे, लेट मत आना, मैं इधर बंद हो जाएगा तो फिर खोलेंगे नहीं हम, ठीक है। हाँ, 2:15 बजे मिल जाएगा आपको, 2:15 से पहले आ जाना, और 15 मिनट पढ़ने के लिए। एटलीस्ट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। कल जाके वो हाथ से तो खुल जाएंगे वहां पे इकोनॉमिक्स में, बाकियों में खुले और न खुले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और बच्चों, एक्सपेक्ट हम आपसे ये भी करेंगे, वैसे तो करनी नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन, हम लोग रखते नहीं है, लेकिन ये है कि पेपर देख करके अगर यहाँ पे आ सको सारे बच्चे डिस्कस करने के लिए, तो हाँ इको का पेपर, ताकि एक हल्का सा एक हेल्दी, मतलब ये हो जाएगा कि ये खुशी सी हो जाएगी कि बच्चों के थोड़े से चेहरे पढ़ के पता चल जाते हैं, और बाकी सबका थोड़ा सा वो हो जाता है कि थोड़ी भड़ास निकल जाती है ना। अगले के लिए फिर वो पता क्या होता है, फिर वो ये नहीं कि अगले पेपर के लिए तुम कल तक डिस्कस रो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो है अपनी आधे घंटे में यही भड़ास निकाल के चले जाओ, जिसका जैसा भी हुआ, ठीक है ना। बस फिर अगले के लिए प्रिपेयर करेंगे, अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। और फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो एटलीस्ट एक कॉल जरूर कर देना, ठीक है ना। इंतजार तो हम सारे बच्चों से ही ऐसा करेंगे कि कम से कम आप मिठाई तो खिलाएंगे ही, ऐसा काम तो करेंगे कि मिठाई खिलाने वाला काम कर दोगे, लेकिन एक कॉल तो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि चाहे भले कुछ भी आए यार उसके बाद, चाहे आपने स्कोर किया हो नहीं किया हो, नमन भैया क्या सोचेंगे, इतनी मेहनत करी हमारे, नहीं आए आए, उससे कोई मैटर नहीं करता। एटलीस्ट एक कॉल आपकी आ जाएगी कि हमने भैया इतना कर लिया, ये हो गया हमारा, ऐसे हो गया, उसमें भी खुश हो जाएंगे बस हम, ठीक है ना। हाँ वो तो है ही भाई सारे बच्चों से मिठाई का डब्बा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो काम करें मिठाई के डब्बे वाला, लेकिन फिर भी वो अगर साइड में भी करे तो एटलीस्ट एक कॉल तो जरूर कर देना एग्जाम के बाद, ठीक है ना। चलो बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप करो, और आज 2:15 बजे मिलते हैं, है ना। थोड़ा एक बार देख करके सारा, और वापस से आप लिखने की प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाया मैंने वो ही लिखवाऊंगा अब आपसे, ठीक है ना। ये कह रहा हूँ जो पढ़ाया मैंने वो ही लिखवाऊंगा आपसे, ठीक है जी। बस आज, और ऊपर वाले का थोड़ा अगर रहमो करम रहा तो परसों जा करके बस यही लिख देना, ठीक है ना। और शायद शायद मतलब मैं ऐसा ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने ये बोला साक्षात सरस्वती बैठी हो और आपका काम हो जाए, ठीक है ना। इससे ज्यादा और खुशी की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।